तो जिंदगी में यूं ही होता चला गया, लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज ए स्ट्रगल, फेस इट। जीवन एक संघर्ष है, मुकाबला करो। तो आपने भी जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया। पिताजी का तो थप्पड़ खा लेते थे, तो लेकिन पिताजी के थप्पड़ खाने से पहले मास्टर जी का तो बच जाते थे थप्पड़ खाने से, क्योंकि पिताजी अच्छे से याद करा देते थे। एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अगर हम बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात करते हैं, इस पर जरा मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। तो वो नब्ज आपने कितने अच्छे से पकड़ी, तो उन दोनों में से आप खुद कौन सा लगता है कि हाँ, ये काम ज्यादा बेहतर मुझे लगता है? क्या ऐसा सिस्टम है कि बदलाव लाया जा सकता है? अब कवि सहृदय तरीके से एक कुछ कविता जो अगर कुछ हो जाए जो आपको लगे कि हाँ, ये समाज तक पहुंचनी चाहिए, ये 4 लाइनें, तो जरा वो भी मैं सुनना चाहूंगा। जरा आने वाली जो पौध है, खास करके युवा पीढ़ी, उसको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? और डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर के आजकल काफी चीजें हो रही हैं, तो भाई वो सब्जी बेचने वाला किस्सा बहुत मशहूर था। हौसले बुलंद हों तो मंजिलें आसान होती हैं, इंसान की ख्वाहिशें तूफान होती हैं। और कुछ ऐसी ही ख्वाहिशों को अंजाम दिया है, या यूं कहें कि लगातार ऐसी ही ख्वाहिशों को अंजाम दे रहे हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर अखिलेश कुमार मिश्रा जी, जिनके बारे में कहते हैं कि जिनका काम बोलता है, जिनका बेबाक अंदाज, जो एक कवि के रूप में, एक शायर के रूप में, और सबसे बड़ी बात एक कुशल प्रशासक के रूप में जिनका नाम लिया जाता है। और आज खुद वो शख्सियत हमारे साथ हैं। अखिलेश जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस स्पेशल शो में। तो जिंदगी में यूं ही होता चला गया, लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज ए स्ट्रगल, फेस इट। जीवन एक संघर्ष है, मुकाबला करो। तो आपने भी जिंदगी में बहुत सारा संघर्ष किया है। आज आप जिस पद पर हैं, उस पद की गरिमा किस तरीके से है? राज्य निर्वाचन आयोग की आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वहां पर, और आपने तमाम सारे विभाग, परिवहन विभाग को संभाला, शिक्षा विभाग को संभाला। तो आपका इधर किस ओर रुझान हुआ, अगर कि हाँ, मुझे हाँ सिविल सर्विसेज में ही जाना है? जीवन में जो आपने संघर्षों की बात की, तो बचपन के जो संघर्ष हुआ करते थे, पिताजी मेरे गेम्स के टीचर थे, और हम एक ही साइकिल पे, हम पिताजी और मेरी छोटी बहन, जो घर में छोटा होता था वो आगे बैठता था डंडी पे, और पीछे बैठता था जो बड़ा होता था। तो पहले मेरी बहन बड़ी थी तो वो पीछे बैठती थी, मैं आगे डंडी पे बैठ के पिताजी स्कूल ले जाया करते थे। तो रास्ते में पहाड़ा पूछते थे, और अगर पहाड़ा में आप गड़बड़ाए तो पिताजी का झापड़ मारने का स्टाइल बहुत बढ़िया था। तो जब हम पहाड़ा पढ़ते थे तो ये सोच के पढ़ते थे कि 2-4 झापड़ अभी पढ़ने वाला है। बाद में जब थोड़ा बड़ा हुआ मैं, और जब पीछे की तरफ बैठने लगा, तो पहाड़ा वगैरह तो झापड़ खाते खाते याद हो गया था। फिर बातें टेंस पे आई, अंग्रेजी के टेंस पे और प्रीपोजिशन पे, तो प्रोनंसिएशन पे। तो पिताजी को तब मुझे पता चला कि पिताजी सिर्फ आगे वालों को नहीं झापड़ मार पाते हैं, पीछे वालों को घुमा के मार देते हैं गाड़ी चलाते चलाते। तो बचपन में संघर्ष की परिभाषा ये रहती थी कि किसी तरह जो है पिताजी जो कहें वो बात हो जाए। और मुझे याद हो आती एक बात कहते थे पिताजी हाई स्कूल के एग्ज़ामिनेशन के पहले कि दिस इज़ द फर्स्ट पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम। तो मैं नहीं समझता था फर्स्ट पब्लिक एग्ज़ाम क्या होता है। उनका कहना था कि अगर फर्स्ट एग्ज़ाम तुम ठीक से नहीं पास कर पाए तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं फर्स्ट पब्लिक एग्ज़ामिनेशन के नाम पे थोड़ा ईश्वर की दया से तेज़ था, दिमाग तेज़ था, तो मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हाई स्कूल में। एक सेट ऑफ मेरी पढ़ाई हाई स्कूल तक हुई, जब मैंने रियली पढ़ाई की। उसके बाद सेकंड पब्लिक एग्ज़ाम से इंटरमीडिएट हुआ, तो हम कहे बाबूजी ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं तो कितना बढ़िया था, कितना नंबर, अच्छे नंबर, लगभग टॉप पे था मैं। तो वो फिर इंटरमीडिएट वगैरह ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन वहाँ पर भी नंबर मेरे अच्छे आ गए। और इस तरह करके हम जीवन में आगे पढ़ते चले गए। ज़्यादा कुछ कैरियर्स के बारे में पता नहीं था। बनारस में रहता था, वहाँ का माहौल दूसरा था, पढ़ाई लिखाई का माहौल था, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ज़्यादा थे। इलाहाबाद की तरह नहीं था जहाँ पर लोग कंपटीशन देकर आईएएस और पीसीएस बनने की कोशिश करते। तो हमारे यहाँ रेयर लोग आईएएस पीसीएस की तरफ
ध्यान देते थे। पिताजी का तो थप्पड़ खा लेते थे, तो लेकिन पिताजी के थप्पड़ खाने से पहले मास्टर जी का तो बच जाते थे थप्पड़ खाने से, क्योंकि पिताजी अच्छे से याद करा देते थे। हाँ, मास्टर तो गुरु तो हमेशा पूज्य होता है, लेकिन मेरा अपना ये अनुभव रहा है कि टीचर्स जो तेज बच्चे होते हैं उनसे टीचर्स भी संभल के बात करते हैं, या यूँ कहिए कि थोड़ा सा डरते हैं हंटर वाले गुरु कि पता नहीं कब क्या क्वेश्चन पूछ देगा जो मैं पढ़ के आया हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि नहीं पता है। तो सीनियर क्लासेस में ये अक्सर हुआ करता था कि हम लोग जो पढ़े लिखे अच्छे 8-10 7-8 लड़के थे, वो जब क्वेश्चंस किया करते थे हम टीचर्स के सामने, तो कभी कभी टीचर्स भी लड़खड़ा जाते थे उसमें। तो ये तो चूँकि अब पैटर्न दूसरा हो गया, पहले गुरुजी होते थे उनकी ज़ुबान पे सब हुआ करती थी, बाद में टीचर होने लगे, तो ये होता था। तो कभी टीचर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है हम लोगों को। हाँ, पिताजी तो छोटी मोटी बात पे, मतलब 99 नंबर मिला तो 100 क्यों नहीं मिला, इस पर भी पिटाई होती थी। पिटाई तो तय थी। लेकिन वो पिटाई। अखिलेश जी, जब आप अपनी सिविल सर्विसेज में आए, आपने बहुत सारे विभागों को लेकर के अगर बात करें, और किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को लेकर के अगर हम बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बात करते हैं, इस पर ज़रा मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूँगा। हाँ, जब मैं सीनियर लेवल पे आ गया तो पता नहीं सौभाग्य या दुर्भाग्य से एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरी चॉइस बनी। तो मैं एक बड़े सो कॉल्ड लेविश पोस्ट पे था, फूड कमिश्नर रीजन का था मैं, झांसी का। तो मुझे कार्यशैली वहाँ की थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होती थी, क्योंकि संस्कारों में पहले लोग हैं, हम लोग हैं, और कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ की कार्यशैली आपके संस्कारों के साथ मेल नहीं खाते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि मुझे एजुकेशन में कहीं भेज दिया जाए, रजिस्ट्रार बना दिया। तो मैं रजिस्ट्रार लखनऊ यूनिवर्सिटी रहा कुछ दिन अपनी चॉइस से, जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था। जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो मेरे बॉस ने कहा कि तुम पागल हो गए और रजिस्ट्रार बनोगे। तो हमने कहा हाँ साहब, जानने के लिए बनूंगा कि एजुकेशन क्या स्टाइल है, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। तो उससे मैं धीरे धीरे करके एजुकेशन में मेरा रुचि बढ़ी। काफ़ी चेंजेस भी मैंने लाने की कोशिश की। एज ए रजिस्ट्रार के पावर्स क्या होते हैं उसका मैंने भरपूर इस्तेमाल किया। मैं अपनी पावर से कभी नीचे नहीं टिकता था, किसी कहने पे नहीं टिकता था जी। और ये जिद्दी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, वो आदत बहुत पुरानी हो थी। तो मैं चूँकि अपने यूनिवर्सिटी के टाइम में मैं स्वयं भी इलेक्शंस वगैरह लड़ चुका था, तो मैं किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर जो अपने आप को बड़ा तोप समझता था, तो उसको मैं बताता था कि जो तुम कर रहे हो ये सब मैं कर के यहाँ पे आया हूँ। तो इस कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, चूँकि पीएचडी था, अच्छी मेरी थीसिस थी, तो टीचर्स भी सम्मान दिया करते थे मुझे, क्योंकि सबसे बड़ी डिग्री तो पीएचडी होती है। तो एजुकेशन मैंने काफ़ी कुछ किया, काफ़ी कुछ सीखा भी, कुछ चेंजेस भी लाने की कोशिश की। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, जैसे एडमिशन जब एग्ज़ाम से होने लगे, पहले उस पर नंबरों पे हुआ करते थे, वो मेरे कार्यकाल में उसका व्यापक रूप सामने आया। और इस तरह से जब मैं बाद में फिर मुझे एजुकेशन में काम करने का मौका मिला, तो यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना से लेकर के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको किस तरह से हम एज इट इज़ या मैनिपुलेट करके यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया जी। तो एजुकेशन मेरी एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक मेरा इंटरेस्ट हो गया जी। आपने छात्र छात्राओं की देखिए यूनिवर्सिटी में रहते हुए अच्छे से नफ्स पकड़ी, लेकिन जब जनता के बीच गए, जब आप अधिकारी बने, वहाँ पर जनता से किस तरीके से इंटरेक्शन होता है, तो वो नब्ज़ आपने कितने अच्छे से पकड़ी। तो उन दोनों में से आप खुद कौन सा लगता है कि हाँ ये काम ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है? दोनों का अलग अलग मज़ा है, यूँ कह लीजिए, उसे मज़ा ही कहेंगे। जनता को कैसे डील करना है, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी भीड़ है, कितने उग्र हैं, कितने नहीं उग्र हैं, ये हमारी ट्रेनिंग का भी पार्ट होता है, और हम उसको समय, लोकेशन, उसके हिसाब से उसे डील भी कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी जनता रही हो, अगर गोली चलवानी हो तो उसमें मैं कभी झिझका नहीं। अगर लाठीचार्ज या प्यार से या बात करके या शेर व शायरी सुना करके अगर हम भीड़ को हटा सकते हैं या उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारे साम दाम दंड भेद सारे मुझे इत्तेफाकन आते थे।
तो जनता या भीड़ से कभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में चूँकि यूथ होता है आपके सामने, युवक होता है, तो आपको युवा बनकर उनसे बात करनी पड़ेगी, तो फिर वो डील हो जाते हैं आराम से। तो इसे हम डील शब्द भले कह रहे हैं, पर आप उनमें रम के उनकी क्या समस्या है उसको समझ करके और उन जैसा ही बन के अगर डील करेंगे तो कोई प्रशासन में कोई समस्या नहीं आती। आजकल के कुछ युवा अगर देखने में आता है मन, कई ऐसे केस सामने आए, चाहे राजस्थान को लेकर के बात करें, किस तरीके से कोटा में सुसाइड केस का आए, क्योंकि इतना हाई प्रेशर होता है। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, मम्मा डॉक्टर बन रही, कुछ नहीं बन पाए। वो क्या ऐसा सिस्टम है कि बदलाव लाया जा सकता है अपनी मर्जी जब उस वक्त छात्र का नहीं कर पाते हैं और आखिरकार उन्हें इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उसके कारण कई हो सकते हैं। एक कारण तो मैं सोशल मीडिया को समझता हूँ, जो अनावश्यक बहुत ही तेज़ी से हम सभी के बीच में आकर फैल गया, और उसके लिए संभवतः हम लोग तैयार नहीं थे। कम से कम इंडियन कल्चर जो है वो इतना हाई टेक होने के लिए तैयार नहीं था, और उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से हर व्यक्ति पे है, हर वर्ग पे है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो एजुकेशन का कोई विद्यार्थी हो, या कोचिंग में पढ़ने वाला व्यक्ति हो। अगर कोचिंग्स की बात करें आप, तो इतना प्रेशर होता है, टीचर्स का अलग प्रेशर होता है, क्योंकि वो आपको पढ़ाते नहीं हैं, वहाँ पर एक बिज़नेस मॉडल चलता रहता है। तो उनका अपना एक बिज़नेस मॉडल होता है, हेवीली पेड टीचर्स होते हैं। तो वो आप अगर देखेंगे, स्टडी अगर उसको करें तो बहुत कम परसेंट, 2 या 3% ही सक्सेस है, यानी कि 98% बिजनेस है। तो इसलिए ये होता है कि हम चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, जब तक रियलाइज़ करते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। तो कोचिंग सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम को नॉलेज बेस बनाने के लिए, जैसे इधर सरकार ने काफ़ी उसको डाइवर्सिफाई किया है कि आप ऐसा नहीं कि आप इंजीनियरिंग हैं तो आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, साथ में आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो ये डाइवर्सिफिकेशन बहुत काम आएगा। समय लगेगा थोड़ा सा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन शिक्षा एक टारगेट लेके किया जाए, या एक एग्ज़ाम पास करने के लिए किया जाए, या नौकरी के लिए किया जाए, मैं नहीं समझता वो शिक्षा है। शिक्षा उसे कहते हैं कि आप दुनिया की हर चीज़ को जानें। और मेरा तो ये कहना है कि यदि आप आने वाले कल के अखबार की न्यूज़ एक दिन पहले बताने की हैसियत रखते हैं कि कल अखबार के फ्रंट पेज पे ये 4 न्यूज़ इम्पोर्टेंट छपेगी, या शेयर मार्केट की ये 4 छपेगी, या क्रिकेट के मैदान की या फुटबॉल के मैदान की ये न्यूज़ छपेगी, तो आप काफ़ी जागरूक और शिक्षक हैं। और यही व्यक्ति की परिभाषा है। जब वो अखबार का हर एक पन्ने में इंटरेस्ट उसे आने लगे तो वो शिक्षित है। लगातार लेकिन आप लोगों के बारे में सोचते हैं, छात्रों के बारे में सोचते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में देखिए अखिलेश जी, मैंने कहा था कि मैं एक कुशल प्रशासक के बीच में, तो कुशल प्रशासक से तो मैंने सवाल कर लिए। अब मैं जरा एक कवि सा हृदय इस तरीके से एक कुछ कविता जो अगर कुछ हो जाए जो आपको लगे कि हाँ ये समाज तक पहुंचनी चाहिए, ये 4 लाइनें, तो ज़रा वो भी मैं सुनना चाहूँगा ज़रा। नहीं, 4 लाइनें तो जिस माहौल में आप हमसे बात कर रहे हैं जी, मैं दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें रखना चाहूँगा जो हमेशा प्रेरणा देती रही मुझे। कि दुष्यंत कहते हैं कि कौन कहता है आसमां में नहीं हो सकता सुराख, कौन कहता है आसमां में नहीं हो सकता सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दुनिया में हर चीज़ संभव है यदि उसको करने वाला, उसके अंदर विल पावर है कि वो उसे करना चाहता है। तो हमारी जिद के कारण, ह्यूमन ब्रेन की जिद के आगे कोई हर व्यक्ति डिग जाता है। आईएएस की ऑफिसर की जब हम बात करते हैं तो क्या लगता है कि जो आने वाली जो पौध है, खास करके युवा पीढ़ी, उसको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, और वो कितना घंटा लग के पढ़े कि हाँ ये ज़रूरी है? आप कहेंगे तो लोग ज़्यादा सुनेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आईएएस ऑफिसर बन जाना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। अगर आईएएस ऑफिसर या कोई भी ऑफिसर बड़े से बड़े पद पे अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए। और आईएएस ऑफिसर की जहाँ तक मेरी अपनी समझ है,
आईएएस का एग्ज़ाम या कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, वो आपके, अब तो पैटर्न काफ़ी बदल गया है। हम लोग के समय में पैटर्न बड़ा फिक्स हुआ करता था। तो एक तो आपके जनरल नॉलेज, आप कितना जागरूक हैं, उसकी परीक्षा लेता है वो। आप आँख नाक कान खुली रखें, आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कभी कभी टैक्टिकली शतरंज का जैसे खेल होता है ना, आईएएस और पीसीएस के एग्ज़ाम शतरंज के खेल जैसे हैं। कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, किससे आप एकदम अनभिज्ञ हैं, कौन आपको करना चाहिए, किसका जवाब नहीं देना चाहिए, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप कॉपी पे लिख रहे हो। यदि कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, तो आप उसको, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आता है तो आप बहुत ज़्यादा उस पर लिख डालो। अगर 5 नंबर का है तो मिलेगा 5 ही नंबर, आप 1 पेज लिखो, 10 पेज लिखो। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको ये समझ के मत लिखना शुरू करो कि आप सामने वाले कॉपी जांचने वाले को आप बेवकूफ़ बना लोगे, कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। तो आप वहाँ बैठकर एज ए कॉपी चेकर आप जब अपनी कॉपी को लिखते हैं, कि अगर कॉपी चेकर मान लीजिए घर में झगड़ा करके आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो आपकी एक गलती को वो आपके सारी अच्छाइयों के ऊपर भारी मान लेगा, ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो जो आपकी अच्छाई भी है उस पर भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोशिश ये करना चाहिए कि 2 और 2 4 की बात करें, और थोड़ा सा शतरंजी चाल, थोड़ा सा भाग्य ज़रूरी है कि जो आपको नहीं आता है उससे आप अवॉइड करो। आप 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरा आप अपना समय बर्बाद करोगे तो अधिक से अधिक आपको 1 नंबर मिलेगा, तो क्या फ़ायदा है उस 1 नंबर के लिए। डिजिटल अरेस्टिंग को लेकर के आजकल काफ़ी चीज़ें चर्चित हो रही हैं, तो लगातार किस तरीके से अब समाज में जो है बढ़ता ही जा रहा है इस तरीके, तो कैसे इस पर लगाम लग सकती है, किस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं है, यदि एक चीज़ हम दिमाग में रखें कि हम जो भी गलत या सही करते हैं, ऐसा कहा जाता है, बचपन में बूढ़े माता पिता कहा करते थे, पूर्वज कहा करते थे कि बेटा कुछ भी करोगे वो छुपता नहीं है। एक ये लाइन ही काफ़ी है डिजिटल अरेस्ट को ख़त्म करने के लिए। डिजिटल अरेस्ट क्या है? आपके किसी एक कमजोरी को वो उकसा करके आपको तंग करता है, आपसे पैसा वसूलता है, और आपको इतना भयभीत कर देता है कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो क्षमा भी तो इसी दुनिया में बना हुआ है, बहुत से लोग क्षमा करने वाले हैं। आपके अपने तो सब आपको क्षमा करने के लिए तैयार ही होंगे। तो यदि आपकी कोई गलती पकड़ के कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट में करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको होना नहीं चाहिए। थोड़ा स्ट्रेंथ की बात है, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्रेंथ लाने की बात है। अदरवाइज़ डिजिटल अरेस्ट आज है, कल कोई दूसरा अरेस्ट आएगा, परसों कुछ नया आएगा। तो जो मैं बात आपसे कह रहा था कि व्यक्ति यदि इंसान है और थोड़ा सा मजबूत है, तो ये सब तो बेकार की चीज़ें हैं। एक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं, और वो सवाल जब मैं आपके इंटरव्यू करने से पहले मैं गूगल पे रिसर्च मार रहा था, आपके बारे में थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो भाई वो सब्जी बेचने वाला किस्सा बहुत मशहूर था, पूरी उस पर रील चल रही है, पूरी सब चल रही है, और अगर उसका जवाब अगर आपने नहीं दिया तो मेरा शो अधूरा रहेगा। वो क्या था वो, ज़रा आप हमारे दर्शकों में बड़ी उत्सुकता हो रही है, कौतूहल हो रहा है। वो एक महज एक इत्तेफाक था। मैं दिल्ली में था कहीं पर, और मुझे अचानक पता चला कि कोर्ट ने मुझे कॉल किया है, तो मैं वहाँ से सीधे कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट चूँकि अपनी गाड़ी लेके नहीं गया था, तो मैंने एक मित्र से रिक्वेस्ट किया कि तुम इधर गाड़ी लेके आ जाओ, तुम्हारे साथ वापस चलेंगे। तो मैं उस मित्र के साथ वापस आने लगा। थोड़ा सा खाली था, शाम का समय था, तो हमने कहा चलो कई सालों हो गए सब्जी कभी नहीं खरीदी, आज पत्नी के लिए सब्जी खरीदता हूँ। तो मैं उतर के सब्जी खरीदने लगा। अच्छा, मुझे सब्जी के भाव ज़्यादा आइडिया नहीं रहते, मैंने कभी खरीदी ही नहीं इधर। जब से नौकरी में आया, नौकरी में आने के बाद तो आदमी बड़ा हो जाता है ना, तो सब्जी की दुकान कैसे खड़ा होगा। तो मैं ऐसे ही सब्जी की दुकान पे चला गया, तो एक बूढ़ी अथेड़ सी दादी थी वहाँ बैठी हुई, दादी कहूँगा उसको क्योंकि हो सकता है देखने में लग रही थी।
तो उसने कहा कि भैया, लोकल भाषा में उसने कहा कि हमारे वो जो है बिटिया कहीं चली गई है खेलते खेलते, मंडी में दिखे, बहुत देर से आई नहीं, आप 2 मिनट मेरी दुकान अगर देखते रहो तो हम उसको ले आए। तो हमने कहा हाँ जाओ ले आओ, हमने सोचा बेटी है उसकी गायब हो जाएगी। इस बीच मैं वहाँ खड़ा रहा और सब्जी वब्जी देखता रहा। तो जब वो थोड़ा सा टाइम उसने लगाया तो मैं उसी की उस पर बैठ गया, जो उसने कुर्सी रखी थी। तब तक कुछ लोग आ गए कि कितने की सब्जी है, क्या है, ये वो है। तो 1-2 टमाटर के दाम मुझे पता थे जो मैं पूछ चुका था, तो मैंने उसको बताया कि टमाटर 20 रुपये किलो है और ये इतने रुपए किलो है। 3-4 सब्जियों के दाम खाली पता थे मुझे। तो उन्होंने बड़े अथॉरिटी से साथ कहा कि हाँ तौल दो। अब वो मैं बुढ़िया को देखूं, बुढ़िया दिखे नहीं गई, तो मैंने उसकी सब्जी तौल दी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। उसको किसी को सब्जी बेच दी, किसी को कुछ भी, 3-4 सब्जियाँ मैंने उठा के बेच दी। उसको लगभग 20-25 मिनट लग गए आने। इस बीच मेरा एक मित्र जो गाड़ी चला रहा था, और उसने मेरा ही फ़ोन मुझे दिया कि फ़ोन आ रहा है, तो हमने फ़ोन खोल करके दे दिया कि तुम उससे बात कर लो, कोई होगा। और उसने उसी से मेरी फ़ोटो खींची और उसने खुद ही उसको फेसबुक पे अपलोड कर दिया। शाम का समय था तो फ़ोन रख दिया, फिर मैं गाड़ी चलाने लगा तो मैंने देखा ही नहीं फ़ोन। अगले दिन सुबह लेट उठा, करीब 10-11 बजे, तो मैं देख रहा था सारी मीडिया में तस्वीरें चल रही हैं और वो पट्टियाँ चल रही हैं, ये वो दुनिया भर की। तो उसी दिन राष्ट्रपति महोदय भी आए थे, तो किसी ने फेसबुक से मेरी राष्ट्रपति जी के साथ फ़ोटो एक अवार्ड लेते हुए डाल दी। मुख्यमंत्री भी यहीं थे, सब थे। उसको दूसरा रूप दे दिया गया। एक बड़े क्रिमिनल की हत्या हुई थी वहाँ पे, हत्या क्या हुई थी, इनकाउंटर हुआ था कानपुर में। इन सबको जोड़ जाड़ के आप मीडिया के लोगों को कुछ भी कहानी बना देते हो। जब बहुत देर हो गया तो मैंने कहा यार ये सब क्या चल रहा है। मुझे कई फ़ोन आने शुरू हो गए मीडिया वालों के, तो मैं किसी का जवाब न दूँ। अब मैं एकदम हक्का बक्का कि कहाँ से इनके पास ये पहुँच गई फ़ोटो, मुझे क्या पता है मेरे फेसबुक पड़ी हुई है। चलते चलते आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ खास मैसेज, खास करके युवा पीढ़ी के लिए, जो आपको लगता है अरे आलोक ने तो ये पूछी नहीं और ये समाज की दृष्टि से ये सवाल जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए, आपको लगता है एक फाइनल कमेंट? युवाओं के लिए सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो हम देखते हैं जो होते हैं कि मुस्कुराते रहो, दुनिया में कोई टेंशन नहीं है। अगर ईश्वर ने पैदा किया है तो खाने पीने की व्यवस्था करके पैदा किया है। अगर शादी नहीं हुई तो लड़की कहीं ना कहीं होगी, खाली खोजने की बात है। आप मत खोजो, लड़की खुद ही आपको खोज लेगी या उसके घर वाले खोज लेंगे। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर व्यक्ति दुखी हो, ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है कि जिस पर इंसान को दुखी होना चाहिए या टेंशन लेना चाहिए। चलिए अखिलेश जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट टाइम फिर आपसे बहुत सारी गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अखिलेश कुमार मिश्रा जी आज हमारे इस खास शो में थे, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के किस तरीके से बड़ी बेबाकी से जवाब दिए और खास करके आने वाली युवा पौध के लिए भी एक खास मैसेज था। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।